नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। सर्वप्रथम भारतीय अवाम ताकत दल इस बात को दोहराना चाहेगा कि अब कोरोना का संकट शायद ख़त्म हो रहा है, लेकिन एक तीसरी लहर की भी बात आ रही है। तो वह जैसा भी अवसर देख करके और भारतीय अवाम ताकत दल अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ आप लोगों के बीच में आएगा, नंबर 1। और उत्तर प्रदेश की आगामी 2022 की विधानसभा चुनाव में सभी 4 से 3 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार खड़ा करेगा और पूरी ताकत से, पूरे दमखम के साथ जो है इस चुनाव में उतरेगा भी और लड़ेगा भी और सरकार बनाने के इरादे से पूरी ताकत ये लगाएगा। अपनी जो है भारतीय अवाम, अपने आदरणीय भारतीय अवाम, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहन उत्तर प्रदेश के रहने वाले और हमारे उत्तर प्रदेश के जो खास करके जो आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन हैं, उनके बल पर और इसको भरोसा है कि उनके आशीर्वाद से ये इस लक्ष्य को। और एक बात और है, सरकार बनाना और फिर इसके बाद मुख्यमंत्री का पद ये किसी और के लिए कुछ और महत्व का हो सकता है। भारतीय अवाम ताकत दल के लिए ये विश्वास करें और इस विषय में भारतीय अवाम ताकत दल यकीन दिलाना चाहता है कि सरकार जो है या उसको भारतीय अवाम ताकत एक उपकरण मानता है। अभी तो मुंह से कह रहा है, लेकिन सत्ता का एक उपकरण, एक हथियार, एक औजार, एक इंस्ट्रूमेंट, एक टूल के जरिए आपकी सेवा, आपकी समस्याओं का वो निराकरण निष्पक्षता से, पूरी भक्ति से आपको भारतीय नागरिक की इज्जत बख्शते हुए आज तक जितनी सरकारें हैं वो हमेशा जातियों के रूप में दिखती रही हैं, लेकिन भारतीय अवाम ताकत दल सबको भारतीय नागरिक के रूप में वो इज्जत भी बख्शेगा, सम्मान भी देगा और खिदमत भी करेगा और जितनी भी आपकी समस्याएं हैं सबका समाधान आपके आस-पास करेगा, आपके दरवाजे पर करेगा। आपको इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं रहेगी। और जहाँ तक कानून व्यवस्था का सवाल है, कानून व्यवस्था के मामले में जो अपराधी होंगे, माने जो अपराधी जो वृत्ति के होंगे या सोचते होंगे, वो डरेंगे, वो खौफ खाएंगे। हमारी आवाम जो है बेखौफ अपना काम करेगी और इधर उधर जाएंगी। चाहे हमारे समाज के जो माने नाजुक जो तबके होते हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बहुएं हैं, बेखौफ अपना काम करेंगे, इधर उधर जाएंगे। खौफ किसको होगा? अपराधियों को। ऐसा माहौल भी लाएगी। लेकिन ये जो माने इस तरह से जो आदर्श है, मॉडल है या अनुसरण या अनुकरण जो है, हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो शासन प्रशासन का मॉडल है और फिर उसको पूरा करने के लिए जो कुछ भी उसमें कमी कसर रह जाती है, तो हमारे आदरणीय सम्राट औरंगजेब का जो अनुशासन है, शक्ति है,
नियम कानून का अनुपालन है, उसको दोनों को मान करके सख्ती और अनुशासन और निष्पक्षता और प्रभावकारी चुस्त दुरुस्त, इसी के बूते जो है वो उत्तर प्रदेश के हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों की खिदमत, सेवा और उनको भारतीय नागरिक की इज्जत प्रतिष्ठा बहाल करना, ये सब करेगा। और ये यहाँ से शुरुआत है, इसलिए कि अब तक तो शब्दों में कहा गया, उसकी सार्थकता तब होती है कि जब वो मैंने चरितार्थ हो, वास्तविकता में आए, हकीकत में आए। तो ये ख्वाहिश नहीं, ये लक्ष्य है भारतीय जनता दल का, जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से वो करेगा। तो इस विषय में भारतीय जनता दल अपने उत्तर प्रदेश के सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों से, उत्तर प्रदेश के सभी आदरणीय भारतीय से कहना चाहता है कि आगामी 2022 के चुनाव में सभी सीटों पर वो अपने उम्मीदवार खड़ा करेगा और सरकार बनाने के इरादे से पूरे दमखम के साथ, पूरी ताकत से जो है वो चुनाव में उतरेगा भी, लड़ेगा भी और जीतेगा भी, आप लोगों के भरोसे। ठीक है, अब आ जाइए जो राजनीतिक दलों का जो कारगुजारी है, ये भी जानना जरूरी है। ये कोई चुनावी प्रचार नहीं है। हम इस चुनाव में हार भी जाएं, कोई ज़्यादा परवाह नहीं है, लेकिन हम जीते या हारें वो महत्व का नहीं है। ये जो दल हैं वो किस तरह से आपको छल रहे हैं, आपका कपटपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं और अब तक करते आए हैं, उससे कैसे निजात मिलेगी। हमारे शहीद आजम भगत सिंह के आदेश का कि किन काले अंग्रेजों से छुटकारा कैसे मिलेगा, इसी चिंता को जाहिर वो कर रहा है भारतीय जनता दल अपनी आदरणीय भारतीय आवाम से। अब देखिए, जब भी भारतीय जनता दल ये संदेश देता है तो उसमें भारतीयता आधारित सद्भाव, भारतीयता आधारित भाईचारा, अब भाईचारा का महत्व पूरे देश के लिए है। कुछ ताकतें भाईचारा का भी उपहास करती हैं, गंगा जमुनी तहजीब का भी उपहास करती हैं, द्वाबी संस्कृति का, मान्यता का उपहास करती हैं। और कहने में जरा भी संकोच नहीं है, इसमें सबसे आगे है वो पुष्पेंद्र कुशवाहा गिरोह। उनके उपहास करने का तरीका जरा सुनिए कि भाई ये भाईचारा कुछ नहीं होता है, एक भाईजान है और हम लोग चारा हैं। तो जहाँ इस समाज में पुष्पेंद्र कुशवाहा जैसे लोग रहेंगे, क्या इस समाज को शांति और सुकून मिलेगा? दुख इस बात का है, अभी भी उसके इस प्रलाप को कुछ लोग सुनते हैं। और पुष्पेंद्र कुशवाहा ही नहीं, असदुद्दीन गिरोह भी वैसा ही है, जो समाज में भेद विभेद, नफरत। आज तक वो असदुद्दीन ओवैसी इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाया कि उसका छोटा भाई जो कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस और सेना को हटा दीजिए तो मैं इतनी बड़ी मारकाट बचाऊंगा, वह इसके लिए वो जनता के सामने उसकी क्या सफाई है। शायद एक बार मैंने सुना था, कह रहा था कि ये कोर्ट का मामला, सभी ऐसा बोलते हैं, कोर्ट है, कचहरी है, फलाना ठिकाना है, लेकिन वो आदमी आज भी इसकी पार्टी में बदस्तूर है, जो सरेआम ये कहता है कि 15 मिनट के लिए जो है वो पुलिस और सेना हटा दिए तो मैं कितनी बड़ी हिंसा और मारकाट मैं मचाऊंगा। ये सफाई असदुद्दीन ओवैसी को, पूरे भारतीय आवाम को देना पड़ेगा। और उसी प्रकार पुष्पेंद्र कुशवाहा गिरोह जो है, जो ये कह रहा है, जो मजाक उड़ाता है कि भाईचारे का है, कि वो तो भाईजान है और हम तो चारा हैं। भारतीय जनता दल अपने पूरे भारतीय आवाम से ये अर्ज करना चाहता है कि ऐसी ताकतों का बहिष्कार ही नहीं, उनकी प्रवृत्तियों का, उनकी टेंडेंसीज का, उनकी कृतियों का, उनके कारनामों को कुचलिए और इनको एक का भी समर्थन न मिले, इसको सुनिश्चित करिए।
भारतीय समाज के सुकून, शांति और सुख के लिए। और आज जब भारतीय वाम ताकत दल देश में एकता की बात कर रहा है, एकता लाना चाहता है, हमारी आवाम इसकी अहमियत को समझ रही है, शामिल हो रही है, आगे बढ़ रही है, तो अब इनके मन के अंदर जो मवाद है, जो पस है, वो बाहर आ रहा है। वो पस जो है, वो मवाद जो है किस रूप में आ रहा है, या सुनिए। अब तक तो बीजेपी के कुछ गुर्गे मुर्गे कह रहे थे एकता के कुत्ते, एक बार एकता के कुत्ते कहे, और फिर जब इसका प्रभाव भारतीय एकता का जब बढ़ने लगा, तो वो मोहन भागवत जो कि हमें हमेशा झूठ बोलता है, फिर आकर के फिर झूठ बोला कि हिंदू मुस्लिम एकता फलाने ढकाने और DNA एक है, बोलना पड़ा उसको। भारतीय वाम ताकत दल ने फिर उसको सिखाया, उस मोहन भागवत को, कह रहे बेवकूफ़, एकता हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं। पहले तुम जिसको मुस्लिम कहते हो वो भारतीय हैं, आस्था उनकी इस्लाम की है। उसी प्रकार जो है जिसको हिंदू कहते हो वो हिंदू नहीं है, वो भारतीय हैं, उनकी आस्था जो है वो हिंदू सनातन की है। भले अवधारणा ठीक कर, तो एकता जो है भारतीयता की है, हिंदू मुस्लिम की नहीं है। लेकिन ये बददिमाग वाले जो है हमेशा समाज में नफरत फैलाना, झूठ बोलना, यही इनका काम रह गया है। तो इसलिए भारतीय वाम ताकत दल कहता है कि हमारी आवाम, हमारे जो है, इनसे सावधान रहे। इसमें एक जो दुख का विषय अभी भी है, कुछ हर्ष का भी, दुख का भी। हर्ष का है कि हमारा भारतीय समाज का वो तबका जिसको सम्मान चाहिए, जो सबसे पहले उसको सम्मान की जरूरत है, आज वो भारतीयता के नाम पर सबसे आगे आ रहा है। और आज जो हमेशा जो है वो राष्ट्रभक्ति के झांसे में और राष्ट्रवाद के झांसे में बीजेपी के झांसे में फंसे रहे हैं, वो तबके के लोग अभी भी थोड़ा वो उत्साह नहीं दिखा पा रहे हैं। तो ये एक माने पहलू है, चिंता नहीं है। भारतीय वाम ताकत दल को किसी भी समस्या से चिंता नहीं है, लेकिन ये पहलू है। तो भारतीय वाम ताकत दल हमारे उन तबकों से भी विनती करना चाहता है नम्रता से, खास करके वहाँ से अभी आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन इक्का दुक्का जितनी संख्या में आने चाहिए वो नहीं आ रहे हैं। तो खास करके हमारे जिनको कहा जाता है कि हमारे ये क्षत्रिय, राजपूत और ठाकुर, ब्राह्मण और व्यापारिक वर्ग, इनसे आना चाहिए। देखिए, देश सबका है और उनका भी है। देश की अहमियत उनको भी मालूम है। यही बात हम लोग जो है उनके बीच में आकर समझाएंगे। जरूरत इस बात की है कि इस वीडियो को, इस संदेश को उन तबकों में भी पहुंचाया जाए। हो सकता है कि पहुंचता ना हो, तो देश की अहमियत उनको भी मालूम है। आज देश बचाने का ये अभियान चला रहा है भारतीय वाम ताकत दल। अपने मुल्क को बचाने का अभियान चला रहा है भारतीय वाम ताकत दल, और अपने भारतीय समाज को इन ताकतों से भी बचाने का अभियान चला रहा है, और सबको मिला करके काले अंग्रेजों से निजात और दूसरी आज़ादी की जंग ये चला रहा है। अभी यूट्यूब जो हमारा सोशल मीडिया है, इसके माध्यम से, बाकी जैसे जैसे साधन इसके पास बढ़ता जाएगा, ये इसको जो है पूरे फुल स्विंग में और फुल डायमेंशन में और विथ फुल स्टीम इसको चलाएगा और उस लक्ष्य को हासिल करेगा। तो इसलिए हमारे इन जो अभी तबकों का नाम लिया गया है, हमारे ठाकुर, राजपूत, क्षत्रिय, ब्राह्मण इत्यादि, हमारे वो यादव कहे जाने वाली ये जो भारतीय भाई बहनों का तबका है, व्यापारिक वर्ग का तबका है, ये भी इसमें बढ़ चढ़ के सर्च है। इसलिए मुल्क की अहमियत उनके लिए भी है, ये उनको साबित करना होगा।
भारतीय जनता दल किसी को भी अछूत नहीं मानता है, सबको शामिल करेगा। इसके साथ हमारा जो बौद्धिक वर्ग है, बौद्धिक वर्ग में जो मीडिया कार्यरत है उसको अभी छोड़ दे रहा है, तो उसकी कुछ व्यवस्थाएं हो सकती हैं। जो ब्यूरोक्रेसी जो अभी कार्यरत है, सेवा में है, उसको भी छोड़ दे रहा है। उस पर भी सेवा शर्तें हैं, सर्विस कंडीशंस हैं। जो न्यायमूर्ति और न्यायाधीश गण जो सेवा में है, उन पर भी सर्विस कंडीशंस हैं। लेकिन जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जो न्यायमूर्ति गण सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जो न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जो राजनयिक या सिविल सर्वेंट या ब्यूरोक्रेट्स जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, ये उनकी तो जिम्मेदारी बनती है कि मुल्क उनके लिए भी है, मुल्क की अहमियत उनके लिए भी होना चाहिए। मुल्क सर्वोच्च है, ये उनको भी दिखाने का, उनके ऊपर भी दिखाने का जिम्मेदारी है। वो इस प्रयास में पीछे न दिखें, यही भारतीय जनता दल उनसे कहना चाहता है। पीछे का इतिहास हमको मालूम है, पीछे का इतिहास अच्छा नहीं है, रिकॉर्ड भी ठीक नहीं है, लेकिन जब से जागिए तभी से सवेरा। ये वक्त है कि मुल्क की यानी सर्वोच्चता दिखाने का वक्त जो है भौतिक वर्ग, रिटायर्ड यूपीएससी के जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे आईएएस वाले हों, चाहे आईपीएस वाले हों, चाहे आईआरएस वाले हों, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले हों, चाहे आईटीएस वाले हों, सभी या डिफेंस अकाउंट में भी लोग जाते हैं, बीआरओ वाले भी जाते हैं, और इंजीनियरिंग सर्विसेज के भी जाते हैं। ये जितने भी रिटायर्ड यूपीएससी के उत्पाद हैं या यूपीएससी के थ्रू मैंने चयनित हैं सेवानिवृत्त अधिकारी या ब्यूरोक्रेट, ये बहुत पोटेंशियल है, बहुत ऊर्जा है, बहुत क्षमता है, और उसको चैनलाइज इस देश हित में लोगों को और भारतीय एकता के इस बड़े अभियान में उसको चैनलाइज करने की आवश्यकता है, और चैनलाइज किया जा सकता है। और वो राष्ट्र, देश, भारतवर्ष, हमारा प्यारा मुल्क भारतवर्ष जो है, उनके लिए भी सर्वोच्च है, उनके लिए भी बहुत अहमियत रखता है। और ऐसी सोच का प्रदर्शन करने का ये वक्त है, और वो आगे हैं। और हमारा जो है सभी भारतीय भाई बहनों से ये निवेदन है कि इस तरह ये वीडियो जो है उस तबके में भी पहुंचाएं। कैसे पहुंचाएंगे, ये उनका विवेक है, ये उनकी जो है बुद्धिमत्ता है, और ये उनकी क्षमता है। साधन की एक जो है वो कॉन्स्ट्रेंट है, उसी के चलते अभी सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है, और कुछ कार्यकर्ता भी हैं, पदाधिकारी भी हैं, लेकिन अभी जो हमारा राष्ट्रीयकृत और उन्होंने जो हमारा राष्ट्रीय और पंजीकृत जो कार्यालय है, दो एक और भी कार्यालय हैं, और कार्यालय खोलने हैं, और खोले भी जा रहे हैं। तो ये सब जो है प्रक्रिया में है, लेकिन खास करके बौद्धिक वर्ग और लोगों से है कि इस सब्जेक्टिविटी में न पड़े कि हमारे कितने दफ्तर हैं, हमारे कितने पदाधिकारी हैं, इनकी क्या ताकत है। विचारों की ताकत को पहचाने, और इस मुल्क इस संकट में है कि तमाम भारत विरोधी, देश को विखंडित करने वाली ताकतें सक्रिय हैं। उनका निपटारा कैसे हो, वो कैसे डील किया जाए, कैसे उनका नाश किया जाए, इस पर विचार करें। इसके लिए जो हमारा जो सेवानिवृत्त जो ब्यूरोक्रेट हैं, सेवानिवृत्त हमारे न्यायमूर्ति गण हैं, सेवानिवृत्त हमारे न्यायाधीश हैं, और सेवानिवृत्त शिक्षाविद, एजुकेशनिस्ट जो मैंने रिटायर्ड लेक्चरर, प्रोफेसर, रीडर और डिपार्टमेंटल हेड्स यूनिवर्सिटी और कॉलेजों, डिग्री कॉलेजों के या पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजों के, और रिटायर्ड वाइस चांसलर्स और भी है,
सब में जो है मुल्क परस्ती का जज्बा होना चाहिए, और थोड़ा बहुत होगा भी, लेकिन उसको जगाने का, दिखाने का और उसको इस्तेमाल करने का यही वक्त है। और स्पष्टता के लिए यदि हमसे 1-to-1 डिस्कशन करना चाहते हैं, परिचर्चा करना चाहते हैं, हम तैयार हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल साधन अपने पास नहीं है। जब जहाँ बुलाएंगे 10, 20, 50, 100 के मजमे में हम आ सकते हैं, और वो स्वभाव करते होंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ये पांथिक कट्टरता का तमाम जो है सोशल मीडिया में चल रहा है, उसको पहले रोकने की व्यवस्था करें। मैं देखता हूं कि जितने भी रिटायर्ड यूपीएससी के प्रोडक्ट का वो व्हाट्सएप या सोशल मीडिया ग्रुप बना हुआ है, उसमें पांथिक कट्टरता, हिंदू मुस्लिम वाले तमाम गंदगी वो बिल्कुल फैल रही है, प्रभावित की जा रही है जानबूझ करके। बहुत दुख होता है कि यूपीएससी की तैयारी किए और काफ़ी पढ़े लिखे विद्वान हो गए, इस देश ने उनको जो है वो माने तनख्वाहें दी और सुविधाएं दी, पेंशन भी दे रही है। क्या इसी दिन के लिए कि देश में जो है नफरत फैलाने वाली का वो काम करते रहें? हम नहीं कहते कि सभी, मैं हमेशा कह रहा, सभी नहीं, लेकिन कुछ हिस्से में ये बातें चल रही हैं। और अपने यहाँ तो कहावत भी होती है भाई कि तालाब को गंदा करने के लिए एक ही मछली काफ़ी होती है, और जहाँ इतनी सारी मछलियाँ हों तो क्या होगा उस तालाब का? ये भी चिंता का विषय है। अब जैसे एक किसी ने पोस्ट डाला था कि कोई स्कूल, यानी बहुत पहले की बात है, कोई आज बात, बहुत पहले स्कूल अजमेर में बच्चों के साथ बलात्कार तमाम दिया। उसका मुख्य इंटेंशन था हिंदू मुस्लिम करके वो नफरत फैलाना। बच्चों के साथ जो बलात्कार हुआ उस पर किसी को इनकार नहीं है। उसको संरक्षण किसने दिया और उसका आका कौन है, इसी बात पर बौद्धिक बेईमानी चली जाती है। हमारे बच्चों के साथ और भी घटनाएं देखिए ना, कश्मीर पर, कश्मीर में हमारे कश्मीरी पंडित भारतीय भाई बहन को किस तरह से अपने ही देश में वहाँ से निकाला गया। बहुत शर्म की बात है, बहुत दुख की बात है। लेकिन जब इसकी चर्चा होती है तो क्या चर्चा होती है, वो हिंदू मुस्लिम वो पकड़ लेता है। कदापि इसकी चर्चा नहीं होती है कि इसकी जड़ में वो गद्दार नेहरू है। हमारे 6,000 सिख भारतीय भाई बहन का कत्ल हुआ। एक कहता है कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, वो ये बोल करके निकल गया। 6,000 हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का कत्ल हुआ, और उसी का जो है एक नेता या मुखिया या बोल के निकल गया कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और उसी को बम्पर बहुमत मिला। और पूरे इस पाप को कैसे घुमा दिया कि वो कत्ल जो है सरेआम वो जेएनपीसी ने नहीं किया, आरएसएस वालों ने किया, हिंदुओं ने किया। ये देखिए ना, तो नुकसान इससे कि भाई वो असली अपराधी कैसे हर जगह बच जा रहा है। सिर्फ अजमेर की घटना नहीं है, वो बिल्कुल सही होगा, लेकिन वो किसकी शह पे हुआ, किसने कराया, कौन संरक्षण दिया, इस पर बौद्धिक बेईमानी आने के कारण जो है समस्या वहीं के वहीं रह जाती है। ये मुख्य समस्या ये है। और हाल में देख लीजिए, सीए पर जो हिंसा हुई, तोड़ फोड़ हुआ, इतनी भयानक बातें, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नारे लगे कि हिंदुत्व की कब्र खुदेगी किसकी छाती पर, तमाम इस तरह के। वो जो कोई आईबी का कर्मचारी था 4 से चाकुओं वाला, सब सही है, लेकिन इसका करता धरता कौन है? भारतीय जनता दल बराबर बताता रहा कि ये जेएनपीसी इसकी मुख्य किरदार है, उसी ने भड़काया, और उसी का जो अवतार है दूसरा, जो गद्दार केजरीवाल,
उसने करवाया। इन दोनों को बचाना और सिर्फ ताहिर हुसैन और अमनातुल्लाह पर बंदूक तानना, यही तो सबसे बड़ा विश्वासघात है अपने मुल्क के साथ, अपने देश के साथ। और यही विश्वासघात वो मानसिकता भी कर रही है जो कि फैलाती रहती है इस तरह से सोशल मीडिया पर, और बीजेपी और मोदी जी भी कर रहे हैं। तो देश को, मुल्क को ऐसी मानसिकता से भी और ऐसी संगठन से भी, ऐसी सरकारों से निजात पाने की आवश्यकता है। तो बात हो रही थी कि हमारे रिटायर्ड यूपीएससी के जो उत्पाद हैं, यूपीएससी से सिलेक्टेड जो चयनित जो है अधिकारी हैं, वो रिटायर्ड या सेवानिवृत्त, वो इस बात को जो समझें और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन सोशल मीडिया के जरिए उस ग्रुप में जरूर इसको पहुंचाएं, इस संदेश को, और उनके अंदर जो दबी हुई या छिपी हुई भारत के प्रति भक्ति के भाव को जगाना है, और उनकी क्षमता का इस देश, उनकी क्षमता का भारतीय एकता के लिए इस्तेमाल करना है। उनको छोड़ना नहीं है कि भाई अरे ये तो IAS वाले हैं, फलाने हैं, वो लूटते रहे, फलाने, उनको पूछना नहीं है। उनके भी दिमाग में जो राष्ट्रभक्ति का जो जज्बा है, जो जज्बा जो दबा है, छुपा है, जो भी है, जगा करके उनकी क्षमता का, उनकी पोटेंशियलिटी का, उनकी काबिलियत का इस्तेमाल भारतीय एकता के लिए करना है। तो इस विषय में और स्पष्टता के लिए और इस पर विचार विमर्श के लिए, 1-to-1 डिस्कशन के लिए हम सदैव तैयार हैं। कभी भी किसी भी मजमे में मैंने 150, 150, 200, 500, 400 जो भी है, उसमें हम आकर के ये जो है समझाने का, निवेदन करने का हम आ सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल ये उसका आयोजन उन्हीं को करना होगा। अभी भारतीय जनता दल के पास साधन जुटा रहा, साधन अभी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसके लिए वो तैयार है। इसके लिए अब आगे बढ़ते हैं कि वो हमारे योगी जी ने जनसंख्या नियंत्रण पर कोई विधेयक लाने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। इस तरह का इनिशिएटिव, इस तरह का जो कदम है वो हमेशा स्वागत योग्य है। तो जनसंख्या नियंत्रण की बात न करें, पहले तो मैंने जो वो अवधारणा ठीक कर लें योगी जी कि जनसंख्या नियंत्रण नहीं, बल्कि ये जनसंख्या विस्फोट को रोकना है। जनसंख्या विस्फोट को इसलिए कि यानी ये एक्सप्लोजन है। अब इधर जो आबादी बढ़ रही है, जो है वो एक्सपोनेंशियल रेट से, पहले तो अरिथमेटिक रेट से, फिर भी जियोमेट्रिक रेट से, फिर एक्सपोनेंशियल रेट से विस्फोट है। ये उसको रोकना है, और ये देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो जनसंख्या नियंत्रण की बात उसको शब्द न दिया जाए। आबादी विस्फोट को रोक करके उसको ऋणात्मक दिशा में उसको घुमा देना है। ये लक्ष्य जो है होना चाहिए। भारतीय जनता दल बराबर कर रहा है। नंबर 1, अभी इनकी अवधारणा ही जो है बीजेपी वालों के, योगी के, मोदी का बिल्कुल अधकचरा है। इसीलिए इनके हर स्कीम का जो है कचरा जो है वो बन जाता है। पहले विचारों में स्पष्ट हो जाएं। आबादी विस्फोट एक समस्या है, तो आबादी विस्फोट नहीं कहेंगे, जनसंख्या वो नियंत्रण कर देंगे। दूसरा कि कुछ उसमें दंडात्मक प्रावधान है। इस देश में बगैर दंड के कोई कानून जो है, कोई व्यवस्था लागू होती नहीं है। दंड तो बहुत, बल्कि उसमें कम दंड है। भारतीय जनता दल और सख्ती से और जो है वो दंड के पक्ष में है। बगैर दंड के, बगैर पनिशमेंट के, बगैर भय के कोई व्यवस्था लागू नहीं होती है। लेकिन उसकी एक शर्त है। शर्त यह है कि वो निष्पक्ष हो भी और निष्पक्ष दिखे भी। निष्पक्षता की पहचान है कि स्वयं अपने नियत साफ होनी चाहिए। नियत साफ के साथ जो है वो निष्पक्ष भी हो और निष्पक्ष दिखे भी, दोनों चाहिए। इट शुड बी इम्पार्शल एज वेल एज it should look like वो impartial। तो इसके
यही तो अभाव है ये बीजेपी वालों का। इनके मन में कुछ और रहता है, ध्रुवीकरण के नियत से। अब इस तरह का जो है वो इन्होंने बस वो छड़वा दिया है। वो कौन सफीकुर रहमान है, पता नहीं किसका है, सपा का है क्या, सपा का, हाँ, सफीकुर रहमान बर्क पता नहीं क्या है। अब क्या बक रहा है, अल्लाह की देन है, फलाने हैं ठिकाने हैं। सारा कुछ इंसान के लिए किया जा रहा है। अल्लाह ने तो समझ जाओ भाई, वो सफीकुर रहमान, अल्लाह ने ये शरीर दे दिया, ये धरती दे दिया, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अब बार बार अल्लाह को जो है हर बात में मत घसीटो। उस अल्लाह ने हमको एक शरीर दे दिया, तन दे दिया, 2 हाथ दे दिया, 2 पैर दे दिया, दिमाग दे दिया, तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए हर बात में अल्लाह को घसीटने की जरूरत नहीं है। सफीकुर रहमान बर्क जैसे लोगों के लिए भारतीय वक्ता कतल ये करना चाहता है। तो अब कोई उसको पंथ के रूप में जो है वो उसमें बहस कर रहा था। ये जो ताकतें हैं, सपा हों, बसपा हों और ये जीएनपीसी वाले हैं या बमदल वाले जो हैं, ये हमेशा से विभाजनकारी ही रहे हैं, देश के दुश्मन रहे हैं, इस समाज के भी दुश्मन रहे हैं, आवाम के भी दुश्मन रहे हैं। ये हमेशा चाहते हैं कि समस्या बनी रहे। और जहाँ तक जनसंख्या विस्फोट का सवाल है, पहले योगी महोदय और मोदी महोदय आपस में तय कर लें कि ये जनसंख्या इस देश के लिए समस्या है या डेमोग्राफिक डिविडेंड है। मोदी महोदय कहते हैं ये हमारे लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड है और ये नियंत्रण की बात करते हैं। तो अवधारणाओं में ही काफ़ी लोचा है, काफ़ी जो ड्रॉबैक्स है, एनोमलीज है, इसीलिए ये मत कहा जाता है। और जो उसका विरोध करने वाले वो कह रहे हैं कि साहब आप इंसेंटिव तो दीजिए, सुविधा तो दीजिए, लेकिन दंडात्मक आप निकाल दीजिए। लोग उदाहरण देते हैं कि दुबई में व्यवस्था बड़ी चुस्त दुरुस्त हो, क्यों? शक्ति है वहाँ पर। भारत में क्यों नहीं है? शक्ति है ही नहीं। चीन में यदि आपने उसका उल्लंघन किया, मैक्सिमम वो पनिशमेंट है, तो पनिशमेंट का लाभ और सबसे ज़्यादा पनिशमेंट का उपयोगिता भारत में है। और इसीलिए हमारे सुभाष चंद्र बोस ने पहले ही वो कह दिया है। हमारे बिल्कुल जिन्होंने करके दिखाया, हमारे आदरणीय सम्राट औरंगजेब है। तो शक्ति तो आवश्यक है, शक्ति, अनुशासन, नियम पालन, कानून पालन, लेकिन उसके साथ शर्त वही है निष्पक्षता, इम्पार्शियल और चुस्त के साथ। बिल्कुल बगैर शक्ति के, बगैर अनुशासन के, बगैर कड़ाई के, बगैर दंडात्मक प्रावधान के कोई भी स्कीम जो है पूरा होंगे नहीं। और भारतीय जनता दल तो इसको और चुस्त दुरुस्त और बिल्कुल उसको जहाँ तक और उसको दंडात्मक बना करके 100% लागू करने के पक्ष में है। लेकिन निष्पक्षता और ये लगे कि भाई कि जो लागू करने वाला है उसकी नीयत साफ है, इसको राष्ट्रीय समस्या मान के कर रहा है और लोगों को समझा रहे कि भाई ये समस्या राष्ट्रीय है। कदाप जो है वो पांथिक वो झगड़े में न डालें। और कोई कह रहा है कि हमारे कुरान में फलाने में है, कोई कह रहा है मनुस्मृति में फलाने का। किसी को भी इजाज़त नहीं है मनुस्मृति, रामायण और पुराण और कुरान इसमें घसीटने की, या अल्लाह को घसीटने की। अल्लाह हो चाहे ईश्वर हो, उन्होंने हमको ये शरीर दे दिया, उनका बहुत बहुत शुक्र। हम ये मनुष्य जो है बहुत बहुत शुक्रगुजार है उनका कि हमको उन्होंने ये तन दिया, शरीर दिया, जिसके 2 हाथ 2 पैर है, दिमाग है। अब हम जैसा परिश्रम करेंगे, जैसा करेंगे, वैसा फल मिलेगा हमको। तो ऐसे विचार वालों को, ऐसे लोगों के विचारों को कुचलने की जरूरत है, बात करने की जरूरत नहीं है। और वही आकर के बहस करते हैं, बहस करके
सिर्फ ध्रुवीकरण, कुछ वोट उनको मिल जाए, कुछ सीटें उनको मिल जाए, कुछ बीजेपी को मिल जाए, ये सबसे गंदी चीज है। तो बीजेपी इसमें मेन कल्प्रिट है, उसको कंफ्यूज करके ध्रुवीकरण की ओर ले जाने की, और फिर उसी ध्रुवीकरण की प्रक्रिया में जो छोटे छोटे किरदार हैं, जो जीएनपीसी है, सपा है, बसपा है, ये सब है, इनको भी कुछ न कुछ उसे ध्रुवीकरण का कुछ न कुछ जूठन, कुछ लाभ उनको मिल जाएगा। इसी में सब लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी दल कहता है कि आवाम की भलाई के लिए जनसंख्या विस्फोट को रोकना है, और भारतीय जनता पार्टी दल बिल्कुल स्पष्ट है कि इसको पूरी माने पहले समझाएगा, सबको विश्वास मिलेगा और सबको अच्छी तरह से समझाएगा कि ये समस्या राष्ट्रीय है, ये समस्या राष्ट्रीय भी है और आगे आने वाली जो हमारी नस्लें, हमारे बच्चों हैं, उनके लिए भी है, भविष्य के लिए भी है। तो वो समझेंगे और पालन करेंगे और इसको। लेकिन ये बीजेपी वाले भी और जो है ये जीएनपीसी, सपा, बसपा, टीएमसी, ये सब जो है सिवाय वो अपने हमेशा वोट, सत्ता, इसके लिए, और तर्क क्या देंगे कि हमारे कुरान में नहीं लिखा, हमारे अल्लाह ने नहीं कहा, हमारे ईश्वर ने नहीं कहा, ये सब वो फजूल की बात है। वो असदुद्दीन गिरोह के लोग भारतीय जनता पार्टी दल के पदाधिकारी के साथ क्या कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी दल लोगों को भड़का रहा है, कुछ पिल्ले आकर के हमको ये भौंकते हैं। अब देखिए, बीजेपी के लोग एकता के कुत्ते कहते थे। जिस आवाम के बूते ये मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और बीजेपी कहते हैं कि हम विश्व की सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं, इसी आवाम के भरोसे, उसी आवाम को ये बीजेपी वाले एकता के कुत्ते कहते हैं। और उसी प्रकार ये असदुद्दीन गिरोह के लोग कहते हैं, जिस आवाम के बूते जो है वो उसको कुछ ताकत मिली है, असदुद्दीन गिरोह के असदुद्दीन को, उनको पिल्ला कहता है, पिल्ला कहता है वो। तो फिर इनके जो मन में जो मवाद है, जो जहर है, क्या दृष्टिकोण है, जो व्यवहार है, सब सामने आ रहा है। ये जिस आवाम को, आवाम हमारे लिए खुदा है, ईश्वर है, यही बात हमको स्वामी विवेकानंद ने सिखाया है और लोगों ने सिखाया है कि आवाम ही जो है हमारे लिए खुदा है, ईश्वर है, गॉड है, वाहिगुरु है। इसकी इज्जत करना, इसकी खिदमत करना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म फर्ज है। लेकिन जो इस आवाम को पिल्ला कह रहा है, जो इस आवाम को एकता के कुत्ते कह रहा है, वो क्या व्यवहार करेगा। और एक का व्यवहार तो आप देख ही रहे हैं, जो बीजेपी का व्यवहार इस देश के साथ कितना छलपूर्ण है, कितना कपटपूर्ण है। बीजेपी के इस भुलावे में नहीं आना है कि उसने कुछ जो है गैस कनेक्शन दे दिया, कुछ मकान बनवा दिया, कुछ जनधन के खाते खोल दिया, कुछ बिजली कलेक्शन दिया है। उसका समाज के प्रति जो है वो कौन सा माने वो समाज को क्या दे रहा है, नफरत, ध्रुवीकरण, सिर्फ वोट सत्ता के लिए, ये देखने की बात है। और फिर दूसरे छोर पर दूसरी ओर जो है ये असदुद्दीन गिरोह, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, टीएमसी, आरजेडी, जेडीयू, ये सब जो है समाज में हमेशा बिखराव, विखंडन, आपसी तनाव और अनेक भाईचारे के स्थान पर, जहां पर भाईचारा होने चाहिए वहां ये कर रहे हैं। तो इसलिए और आबादी किस तरह का वो तर्क देते हैं। तर्क जो है एक बार और वो ये सब चलाते हैं ना, जो वो सत्य हिंदी करके कि उसके 2 बच्चे थे, 3 बच्चे थे, हमारे भी थे, फलाने थे, ढिकन। ऐसे क्या इसकी क्या जरूरत है भाई।
आबादी विस्फोट जो है एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्या है, भविष्य की समस्या है, वर्तमान की समस्या है। हमारी आबादी 30 करोड़ होनी चाहिए, तभी हम जो है अपने सभी भारतीय भाई बहनों को इज्जत की ज़िंदगी दे सकते हैं, सुखी रख सकते हैं, उनके चेहरों पर मुस्कान ला सकते हैं। ये बिल्कुल वो अटल सत्य है और उसी की दिशा में काम करना है। लेकिन इन समूह का प्रलाप सुन लीजिए। और इसीलिए जो ये पत्रकार हैं, बोला गया था, कल 2-3 नाम छूट गया था। एक है शरद प्रधान, एक है संजय पुगालिया, और जो है एक मुकेश कुमार, अंशुमान तिवारी। तो उसी में हम जोड़ देते हैं पिछले वाले में, या कहिए तो फिर से वो नाम ले लेते हैं। रवीश कुमार, निधि राजदान, निधि कुलपति, संकेत उपाध्याय, मनोरंजन भारती, श्रीनिवास जैन, ये सब तो वो एनडीटीवी वाले हैं। न्यूज़ 24 का जो संदीप चौधरी, मानक गुप्त, इसके बाद पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, विनोद दुआ, आशुतोष, राजदीप सर देसाई, प्रभु चावला, बरखा दत्त, शेखर गुप्त, आरफा खानम, राहुल कंवल, अजीत अंजुम, सौरभ द्विवेदी, उर्मिलेश, एन राम, विनोद शर्मा, हिंदुस्तान टाइम्स वाला, सिद्धार्थ वरदराजन, राणा अयूब, सुरा भास्कर, और अशोक वानखेड़े, आलोक जोशी, और शरद प्रधान, और कोई मोहन करके है, विनोद अग्निहोत्री, और शरद प्रधान हो गया, हाँ, मुकेश कुमार, अंशुमान तिवारी, अब दो के नाम छूटता होगा। ये सब के सब जो है उसी जीएनपीसी के पक्ष में माहौल बनाने के चक्कर में देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे हैं। इसीलिए जो हमारे युवक मंत्री हुए हैं अनुराग ठाकुर जी, उनसे विशेष दरख्वास्त है कि वो अपने उस वचन को निभाएं कि गद्दारों को गोली मारो। गोली मारना आपके लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप जो है वो सरकार के मंत्री हैं, लेकिन इनको नष्ट में नाबूद आप कर सकते हैं। और ये राष्ट्र हित में देशभक्ति का तकाजा बहुत जरूरी है, और भारतीय जनता दल का पूरा समर्थन है। इनको नष्ट में नाबूद करना ही होगा। और ये तो वो जो चलाता है वो सत्य हिंदी, और ये सब जो है सत्या लिखते हैं। इनको ज्ञान भी नहीं है कि हमारी जो भारतीय जो मान्यता है, भारतीय जो उच्चारण है, भारतीय भाषा है, उसको सत्य कहता है, बोलते हैं सत्या। हमेशा विदेशी मानसिकता है, सत्य उसको बोलेंगे सत्या। इसी से पहचान लीजिए इनको। तो सत्या हिंदी चलाता है वो आशुतोष। वो कह रहा था कि देखिए, जो कह रहा है कि इन गद्दारों को गोली मारो, पता नहीं क्यों वो भयभीत हो गया। चोर की दाढ़ी में तिनका पहले से ही कि जब वो उन्होंने कहा था कि गद्दारों को गोली मारो, तभी से डर गया ये कि भाई कि लगता है कि गोली जो है वो लगने वाली है। तो ये शुरुआत होनी चाहिए कि देश के गद्दारों का सफाई होनी चाहिए, और इसके बाद फिर सबसे बड़ा गद्दार राहुल इस समय, उसका भी सफाया। लेकिन उसका सफाया के लिए हमारी जो अवाम है, अब जैसे जब भाग के यहाँ से अमेठी से भाग के कहाँ गया, वायनाड में फिर वही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर बड़ी उम्मीद लेके गया था। एक बार तो वहाँ के इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन थोड़ा समर्थन दे दिया और एमपी बन गया। और फिर जो है
जब 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 वो जागरूक हो गए और जब ये विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसको मैंने उसको परास्त किए, तो फिर वही जो एहसान फरामोशी उसने वो अमेठी के हमारे भारतीय भाई बहनों के साथ दिखाया कि जिस अमेठी के भारतीय भाई बहन उसको 15 साल तक यानी 3 टर्म लगातार उसको एमपी बनाए, 15 साल लगातार उसको एमपी बनाए, उसके साथ जो है वो दगाबाजी करने लगा और एहसान फरामोशी दिखाने लगा और इस तरह के अपनी नियत चरित्र को दर्शाने लगा। वही चीज़ वहाँ जो हमारे वो जो भारतीय भाई बहन वायनाड के जब उन लोगों ने इसको पहचान लिया और वैसा जवाब दिया वो केरल विधानसभा के चुनाव में, तो फिर उनके साथ भी वैसा ही वो एहसान फरामोशी और वही बात बोलने लगा। अब तो जरूरत है कि पूरे देश के लोग इसको वही जवाब दें, बल्कि इसको लात मार कर भगा दें वो सीधे, और वो उसको चोट ऐसी लगे सीधे जाकर इटली में रुके। तो देश के दुश्मनों का नाश करना है, लेकिन अभी हमारी जो भारतीय आवाम है उसके हाथ में जो सबसे बड़ा हथियार है मताधिकार, वो बिल्कुल अचूक हथियार है और उसी की चोट लगती भी है और किसी चीज़ की इन समूह को चोट नहीं लगती है। वो चोट आपको देना है और हमेशा याद रखना है कि हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने बोला था कि इनसे निजात पानी है और इससे निजात पाना ही जो है हमारे लिए दूसरी आज़ादी का ये लक्ष्य है। और इसमें हमारे सभी लोग बढ़ चढ़ के अब तक जो लोग नहीं आए हैं इसमें बढ़ चढ़ के, और हमारे भारतीय भाई बहनों से ये विनती भी है कि इस तरह के वीडियो को सोशल मीडिया के उस हिस्से में जरूर डालें। उनका भी, उनकी आत्मा, उनके भी विचार, उनके भी भावनाएं जागेंगी। ये बहुत आवश्यक है। जैसे अभी भी हमारे व्यापारिक वर्ग जो भारतीय भाई बहन है उसे आना बाकी है। हमारे काफ़ी संख्या में हमारे जो ठाकुर, क्षत्रिय, ब्राह्मण, हमारे यादव कहे जाने वाले, हमारे जो है वो ब्राह्मण कहे जाने वाले काफ़ी संख्या में आना चाहिए, आना बाकी है। बौद्धिक वर्ग में नहीं आ रहा है, तो उसमें डालिए। सबकी आत्मा में मुल्क परस्ती का, अवाम परस्ती का, देशभक्ति का जज्बा जगाना है। जज्बा है उनमें, उसी को जगाना है और देश हित में, राष्ट्र हित में, भारतीय एकता के लिए उसका इस्तेमाल करना है। हमारे लिए हर एक नागरिक और उसका जज्बा कीमती है, उसी का इस्तेमाल करना है। और इसमें खुशी भी है कि हमारे वो भारतीय भाई बहन जिनको पूरे समाज को के द्वारा उसको सम्मान देना चाहिए। और वो सम्मान क्या है, जिस वक्त वो अपने को भारतीय कहना शुरू कर देंगे, खुद वो सम्मान लोग देना शुरू कर देंगे। भाई हम तो भारतीय हैं। हमारे जैसे बोला गया था कि जिस वक्त वो कहें कि भाई हम खटिक नहीं हैं, हम पासी नहीं हैं, हम धोबी नहीं हैं, हम नाई नहीं हैं, हम मुसलमान नहीं हैं, हम भारतीय हैं और आप भी भारतीय हैं, इसलिए हमारा आपका नाता भारतीयता का है, भारतीय भाईचारा का है। इसके लिए आगे आए और आगे आने में जो उनको उसी गड्ढे में फंसाना चाहते हैं, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, असदुद्दीन गिरोह, इनको भी उनकी औकात दिखा दें कि तुम वहीं रहो, हम तो भारतीय हैं। अभी भी जो इस तरह का प्रचार चल रहा है, वो पत्रकार भी वो बोल रही है अब मुसलमान हैं तो कहाँ जाएंगे। ये तो कहा गया कि इन पत्रकारों पर वक्त आने पर देशद्रोह का मुकदमा जो है वो चलाया जाना चाहिए, जो कि मुसलमान का वो सिखाते हैं, जो कि ठाकुर सिखाते हैं, ब्राह्मण सिखाते हैं, वो पत्रकार को जेल जाना चाहिए और जेल के साथ जो है देश के बाहर निकाल देना चाहिए। ये बहुत बड़ा अपराध है। हमारे देश के लोग सिर्फ भारतीय हैं, भारतीय नागरिक हैं, लेकिन अभी भी ये वही अपराध कर रहे हैं। संविधान विरोधी भी है, भारत विरोधी भी है, भारतीय समाज विरोधी भी है।
अब ये लगता है कि वो बीजेपी वाले और ये योगी जी के द्वारा वो कोई महिला, कोई लड़की है सर, बस हमसे अब मुसलमान हैं तो कहाँ देंगे, तो बस वो कह रहा है कि हम असदुद्दीन, हम मुसलमान हैं तो असदुद्दीन वैसी में देंगे। सुन कर के कितनी तकलीफ होती है कि आज वो पढ़ा लिखा ये नहीं कह पा रहा है कि भाई इस देश में संविधान चलता है, भारत का संविधान चलता है, भारत के संविधान ने आपको ये मान्यता नहीं दी कि आप मुसलमान हैं। अब वो बोलता है कि आप भारतीय नागरिक हैं। लेकिन देखिए सीना तान करके वो भी बोलती है, लड़की भी बोलती है पत्रकार के रूप में, और उनसे बुलवाती है। ये सारी चीज़ें जो है बहुत गंभीर है। और बाकी जो पढ़े लिखे तबके में नफरत वो फैलाने वाली वो गतिविधि चल रही है। ये सारी चुनौतियां हैं, लेकिन सबका इलाज है भारतीय एकता। ये सभी लोग इसमें शामिल हो जाएंगे। अभी जो तबके छूट गए हैं वो भी आ जाएंगे, सबका इलाज एक ही साथ हो जाएगा। ये बीमारी तो बहुत बड़ी है और ये इलाज भी उससे ज़्यादा तगड़ा है और कारगर है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।